राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठंड ज़्यादा हो रही है तो ठंड को भी एंजॉय करते हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी है, क्लास 11th की। शुरू से लेके एंड तक हम कराएंगे और करेंगे भी। और इसमें यूनिट्स हैं, 5 यूनिट हैं, ठीक है। यूनिट के हिसाब से उसमें चैप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं, सेकंड में 3 हैं, और थर्ड में जो है वो 3 हैं, फोर्थ में 5 हैं, फिफ्थ में 7 हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा है, और फिर एक सप्लीमेंट्री मटेरियल भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो पहली यूनिट है वो क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, सॉरी हाँ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये है। लेकिन जो उसका पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो अगर हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं पहले एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ठीक है। इसमें हम ग्रोथ, जो लिविंग चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी, ये सब, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसको इम्पोर्टेंस दी गई है लिविंग चीज़ के लिए, कि डाइवर्सिटी एक्चुअली है क्या। फिर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, जिनरा क्या होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है वो है कि बायोलॉजिकल वो सॉरी कि किसी भी स्पीशीज़ के लिए जीनस और स्पीशीज़ क्या मायने रखते हैं, ठीक है, वो यानी कि यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं नॉमेनक्लेचर के, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। टेक्सा हो गया, टेक्सोनॉमी क्या होता है, जी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। उसके बाद हम एक और चीज़ की बात करेंगे जो हम 9th से ही पढ़ के आते हैं, वो है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की, फिर बात करेंगे हर्बेरियम, ठीक है। उसके बाद इसमें एक टेबल भी दे रखी है जो कि है ऑर्गेनिज्म विद टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, की क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, इन सब के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि पहले तो ये बताओ कि लिविंग क्या होता है, हाउ कुड यू डिफाइन लिविंग। अगर हम किसी के लिविंग की बात करें तो आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो लिविंग है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि growth, reproduction, ability to sense environment and a mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। अगर हम living organism की बात करें तो एक क्या आता है कि हमारे दिमाग में कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्या। जैसे कि अगर नॉन लिविंग है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती, लेकिन लिविंग में ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं कर सकता, लिविंग कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग नहीं कर सकता, लिविंग कर सकते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रैक्शन एंड इमरजेंसी, ये सब क्या कर सकता है, लिविंग कर सकता है। पर इसके बाद भी लेकिन अगर ये सारे जो भी ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस, अगर ये सारे फीचर्स हैं लिविंग के, तो ऐसा भी होता है। अब कोई कहेगा कि जैसे प्लांट है, प्लांट में सेल डिवीजन होती है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ती, लाइफ स्टाइल ग्रोथ बढ़ती रहती है पर सेल डिवीजन भी होता रहता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या। एनिमल में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ बढ़ती है, मतलब सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाती है, और कुछ टिश्यू बदल भी जाते हैं, और कुछ टिश्यू वैसे के वैसे ही रहते हैं, और कुछ में अपनी रिप्लेस कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो मल्टीप्लाई करते हैं सेल डिवीजन से, ठीक है। और नॉन लिविंग की बात करें, हम उनका अगर मास बढ़ा दें तो भी वो इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, इंक्रीज कैसे कर दें, हम उनकी बॉडी का मास बढ़ा दें या ग्रोथ बढ़ा दें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल्स, सैंड माउस एक्सेट्रा ग्रो टू, ये भी तो बढ़ते हैं ना, ये भी नॉन लिविंग है लेकिन बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, इसीलिए क्या क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लेकिन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती किसकी, लिविंग की। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आए, रिप्रोडक्शन की बात करें तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो करते हैं वो प्रोजेनी करते हैं, फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। अब हम लोग हैं, अपने पेरेंट्स के कुछ लोग मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर कुछ नहीं मिलते होंगे, लेकिन अगर एसेक्सुअल की बात करें तो वो पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं। जैसे प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स को हम रीजनरेशन से वो उनका तो एक ऑर्गन कट जाता है, उसके बाद फिर निकल आते हैं। तो ऐसे करके व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अमीबा और एल्गी, अगर यहाँ की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनके तो सेल नंबर बढ़ते हैं, ये सेल बढ़ते 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 टूट जाते तब नई प्रोजेनी आ जाती है। तो इसलिए ये भी नहीं कहा गया, ठीक है, ये भी नहीं हुई प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भाई और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल हो गया, स्ट्रलाई हो गया या वर्कर बीज हो गई, ये सारे, या कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर पाते। तो क्या वो नहीं है, वो रिप्रोडक्शन एक कैटेगरी नहीं है डेफिनेट, तो इसको भी हटा दिया गया कि ये भी नहीं है, ठीक है। अब बारी आई मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या हुई कि जो सम टोटल है ना सबका, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्यूरिंग इन द लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी देयर सेलुलर और मल्टी सेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बट नो लिविंग थिंग्स शो मेटाबॉलिज्म। अच्छा, सारी लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो करती हैं, सबके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, डाइजेशन एंजाइम सबके अंदर होते हैं, ठीक है, सब करते रहते हैं, ठीक है। हैंस मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज, तो क्या माना गया, मेटाबॉलिज्म को माना गया जिनके अंदर कॉन्स्टेंटली सेल डिवाइड भी हो रहा है, टूट भी रहा है, नए सेल भी बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म में हुई, केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हुई, वो मानी जा रही हैं, क्या मानी जा रही हैं, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जा रही है लिविंग बींग्स की। अब बारी आती है नेक्स्ट की, अगर हम बात करें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस। अगर हम रेस्पॉन्स टू कॉन्शियसनेस को अगर हम देखें तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो लिविंग नहीं है, नहीं, वो लिविंग है, ऑब्वियसली वो लिविंग है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, और ऐसे तो कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी होते हैं जिनमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है, उनमें एबिलिटी होती है सेंस करने की, ठीक है। लेकिन क्या कॉन्शियसनेस को फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं कहा गया, क्योंकि ह्यूमंस में ये नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो इंसान कोमा में है वो है तो जिंदा ना, वो मरा थोड़ी, लिविंग है वो, लेकिन वो कोमा की कंडीशन में, अब वो सेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन वो है जिंदा ना, तो इसीलिए इसको भी नहीं माना गया, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट की, नेक्स्ट है कि जो हम धीरे धीरे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, हायरार्ची देखते हैं, ठीक है, दिस क्या हम देख रहे हैं कि all living phenomena are due to underlying interactions. Properties or tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. ठीक है, so properties of cellular organisms are not present in molecular constituent of the organism but arise as a result of interaction. मतलब ये कि कोई भी जो ऑर्गेनेल्स का एक इंट्रैक्शन हुआ, एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी कह लो या उन सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी कह लो कि वो एक से दूसरे को अराइज करना या मिलके बनना, उनका क्या है, ऑर्गेनेल को बनाना है, कंप्राइज करता है एक ऑर्गेनेली को, ठीक है। द फिनोमिना,
दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एज हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक से दूसरे पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना, तीसरे से चौथे पे जाना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली, ऐसे करके जो होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि एक से दूसरे पे जाना क्या कहला रहा है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक बॉस होता है, ठीक है, बॉस एक होता है लेकिन एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि एक सेल मिला, उस एक सेल बना, उससे दूसरा सेल आके मिला, फिर तीसरा सेल आके मिला, फिर चौथा, ऐसे करके कई सारे सेल आ गए और हमने उस पूरे को एक ऑर्गेनली उसने बना ली, उसे हमने पूरे को क्या कह दिया, ऑर्गेनली कह दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करें कि दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। क्या हायरार्ची में ये जो है वो कॉमन है, ठीक है। ऐसे ही करके टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची बनती है, ठीक है। वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटेड, अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ती है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा कैसे बना, एक ऑर्गेनिज्म बनने में क्या क्या चीज़ें, जो लिविंग थिंग था, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे चेंजेस आए। पहले इंसान कहते थे पहले बंदर है, लेकिन अब क्या है, एक इंसान है भाई, चेंजेस आए। हाइट पहले बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, अब थोड़ी कम होती है। एजेस पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लाइक, और हेल्दी होते थे तब के लोग, ठीक है, लेकिन अब थोड़े से वीक हो गए हैं, ठीक है। पहले लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे, अब मोबाइल हैं, पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है, बिल्डिंग्स बन गई। तो ये क्या इवोल्यूशन है, कैसे करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी, कैसे करके ये सारी चीज़ें आए, तो ये क्या हुआ, टाइम का इवोल्यूट हो गया, तो ये इवोल्यूशन कहलाया। उसके बाद यही बायोलॉजी डील करती है कि बायोलॉजी डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे करके इवोल्यूशन हुआ। अब अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं, पहला वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसको करती है कि कितने नंबर, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रहते हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें, ठीक है, तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ईच रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पीशीज होती है, ठीक है। अब अगर हम एक और बात है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में, कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन कितनी है, 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक है। कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज हैं जो तब से और अब तक मतलब बनी हैं। उसके बाद देयर इज़ अ नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या होता है, सॉरी, हाँ, पहले आइडेंटिफिकेशन फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन प्रीवियसली एस्टैब्लिश प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, हमें चीनी और चीनी और नमक में से किसी एक चीज़ को पहचानना है। तो आपको पता है चीनी के दाने बड़े होंगे, मीठे होंगे, ऐसे करके ही आप बताओगे। और नमक कैसा होगा, नमक वाले टेस्ट का होगा, सॉल्टी होगा, ठीक है। और कैसा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, ठीक है। दोनों का कलर एक ही है लेकिन क्या अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही इसमें आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ प्रीवियसली एस्टैब्लिश प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर हो किसका, वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ ऑलरेडी नोन स्पीशीज टू डिटरमाइन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट एंड टू असाइन इट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। अच्छा, अगर हम बात करें, ऐसे एक एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं शेर और बिल्ली एक ही फैमिली की है, ठीक है, लेकिन फैमिली एक ही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या अंतर होता है कि क्या अंतर है उनका, साइज। सबसे पहले आवाज़ में अंतर आ गया, साइज़ में अंतर आ गया, उसके एटीट्यूड में अंतर है, ठीक है। भाई शेर जंगल का राजा है, उस हिसाब से उसका एटीट्यूड है, और बिल्ली तो मियाऊं वाली है,
तो उस हिसाब से उसका एटीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें जो सिमिलैरिटीज़ हुई और डिफरेंसेस हुए, ठीक है, उसके आधार पर, ठीक है, ये बताया जाए कि इसकी क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। अब हम लोगों के अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन है, हम लोगों के नाम सबसे पहले, ठीक है। अब मेरे जैसा दूसरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मेरी आंखें, मेरी नाक, ये सारी चीज़ें डिफरेंस हो गई। उसके बाद क्या हो गई कि हाथ पैरों की बनावट, हमारी 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, लेकिन किसी के नाखून बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आइडेंटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आवाज़ किसी की कभी एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, लग सकती है हमें एक जैसे पर कभी एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे डीएनए हमारे पेरेंट्स से मिलते हुए होते हैं, ठीक है। जो डीएनए हमारे पेरेंट्स का होगा वही हमारा होगा, लेकिन वो, और वही हमारे भाई बहनों का भी होगा, लेकिन वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर किसी की फैमिली, जीनस और स्पीशीज अलग है। तो ये चीज़ जो अलग कर रही हैं और जो एक कर रही हैं, लेकिन एक क्या कर रही है, सबकी 2 आंखें होती हैं। तो ये हो गया आपका, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या था कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बता रहे थे, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिफिकेशन कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को कैसे करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया, उसके बाद कैसे। अब बारी आती है नोमेनक्लेचर की, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर पूरी दुनिया में एक चीज़, जैसे कि आप समझे कि आम, ठीक है, उसको हर जगह, जैसे यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह एक अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ऐसा किया गया कि सब जगह एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दे दिया गया। तो ये इसकी डेफिनेशन कैसे हुआ, तो उसको हमने क्या कहा, साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ आम कहा जाता है, मैंगो को हम आम कहते हैं, ठीक है, कहीं मैंगो कहा जाता हो, कहीं कुछ और कहा जाता हो। इसी कन्फ्यूजन को निकल के लिए, अब यहाँ से आप कहीं बाहर जाए, भाई आपने आम देखा, ठीक है, मैंगो देखा, आपने उससे कहा हमें मैंगो दे दो, ठीक है, चलो सामने वाले को समझ ही नहीं आया आपने क्या कहा। तो इसको, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, उसको हमने नोमेनक्लेचर कहा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या एनॉर्मस, बहुत सारे, भाई ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे, अभी मैंने बताया स्पीशीज़ कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। भाई इतनी सारी स्पीशीज़ होने के साथ कैसे कोई इंसान बताएगा कि ये चीज़ यही है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, बेस्ड ऑन देयर कॉमन नेम, हमने आम को आम कह दिया, सेब को भी हम आम कहने लगे। ऐसा भी हो सकता है ना, सेब को भी हम आम कहने लगे या आम को ही हम आम कहने लगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करा, एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, उसको हमने क्या कहा, नोमेनक्लेचर कहा। तो ये डेफिनेशन हो गई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कॉमन वर्नैकुलर नेम, हेंस साइंटिफिक नेम आर गिवन टू दैम। या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, in the world there are many number of organisms based on their common name, hence they are given their own name and they are the scientific name, ठीक है। ऐसे भी करके आप बना सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और है, हेंस देयर इज अ, ये आपके एनसीईआरटी की है, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस नेम इज नोन एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इस नोमेनक्लेचर के लिए फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो प्लांट्स को दिए गए हैं वो किस पर हैं, किस पर बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, एनिमल को भी दिए गए हैं और प्लांट को भी दिए गए हैं, लेकिन एक बेस्ड एग्रीड
क्राइटेरिया पे, जिसने सारी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करा है, बेसिक प्रिंसिपल पे और क्राइटेरिया पे। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना कि बेसिक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को। उसके बाद ये किसने दिए हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स के जो नेम हैं, जो साइंटिफिक नेम ऐसे भी आ सकता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स गिवन बाय, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, ICBN और ऐसे करके दे देते हैं। ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ICBN, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आती है कभी कभी, नीट के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसकी डेफिनेशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये है प्लांट्स के लिए। लेकिन जो एनिमल्स के लिए है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना, जो प्लांट्स है उसमें बोटैनिकल है, ठीक है, और ऑफ और फॉर का भी अंतर है, ठीक है। जो ICBN है उसमें इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन जो एनिमल वाला है उसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दो चीज़ें अंतर है, एक तो ऑफ और फॉर का अंतर है, दूसरा बोटैनिकल और जूलॉजिकल का अंतर है। तो ऐसे कर लेना याद कि जहाँ कोड है, कोड फॉर मतलब जहाँ प्लांट्स के लिए P फॉर, ऐसे करके P फॉर, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और उसका क्या है, फिर अपने आप ही हो गया दूसरा वाला कोड ऑफ, ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये हो गया आपका इतना। उसके बाद अब ईच साइंटिफिक नेम हैव टू कंटेंट, दो कंटेंट होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम के, ठीक है। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जेनरिक नेम यानी कि जीनस और दूसरा स्पीशीज, ठीक है। अब अगर हम बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें, अच्छा, नॉमेनक्लेचर और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कोई अंतर पूछे तो क्या होगा। ये जो नॉमेनक्लेचर है वो एक ही नाम दिया गया है, जिसमें क्या है, इनको हम हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है, डिस्क्रिप्शन एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम चले जाएं वो सेम रहता है, ठीक है, और वो नाम दूसरे नाम को नहीं दिया गया। एक बार को जीनस सेम हो सकता है, ठीक है, जीनस कहीं पर भी सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज किसी की भी कहीं पे सेम नहीं हो सकती। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस किसने करा था, ये कार्लस लिनेनियस ने इंट्रोड्यूस करा था। ये भी नीट में क्वेश्चन आता है कि बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये जनरल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, याद में रखना, कार्लस लिनेनियस, स्पेलिंग भी, ठीक है। उसके बाद इट इज अ मेथड इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम हैविंग टू कंपोनेंट। तो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट है, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर है उसमें केवल बताया गया कि एक स्पीशीज का, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। उसमें बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में क्या है, जीनस और स्पीशीज बता दिए गए, याद रखना, BNGS ऐसे करके, ठीक है, BNGS यानी कि जीनस और स्पीशीज बताए गए हैं इसमें, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं याद करने की, ये ऐसे करके याद रहते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम विच इज टू हैविंग टू कंपोनेंट, जीनस और स्पीशीज। तो जीनस क्या है, जेनरिक नेम है, स्पीशीज क्या है, स्पेसिफिक नेम है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका या किसका है, मैंगो का है। होमो सेपियंस किसका है, ह्यूमंस का है। तो होमो क्या है, जीनस है, लेकिन सेपियंस क्या है, स्पीशीज है। मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है, पर स्पीशीज क्या है, इंडिका है। हाउस फ्लाई का क्या था, हाउस फ्लाई का भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड, हाउस फ्लाई का नाम है, हाँ, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का जो है वो एक जीनस है और डोमेस्टिका क्या है, स्पीशीज है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आ गई गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन दी गई, ये हो गया, अभी मैं बता चुकी हूँ, गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर नॉमेनक्लेचर वही ICBN है और ICZN है, ठीक है, फॉर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, अब इसमें बारी आती है, सॉरी, पहले हम ये बात कर ले कि
यूनिवर्सल रूल क्या है क्लासिफिकेशन के, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल रूल क्या है क्लासिफिकेशन के, पहले क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, उसके बाद यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट क्लासिफिकेशन मेड पॉसिबल। ये हम क्लासिफिकेशन से ही कर पाए। क्लासिफिकेशन क्या हुआ, हमने एक जैसे कि क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सिमिलर की जो सिमिलैरिटी वाले थे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्व्ड करेक्टर्स। जैसे कि कुछ के करेक्टर्स एक जैसे हुए, ठीक है। अब सारे ह्यूमन से सबकी आवाज़ अलग है, सबके एटीट्यूड अलग है, लेकिन है तो ह्यूमंस का, तो उसी हिसाब से क्या करा गया कि उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया और उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों को भी अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। और प्लांट्स की बात करें तो वो भी, ठीक है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, किसके बेस पे रखे गए, क्लासिफिकेशन के बेस पे, कि हमें पढ़ने में उसे इजी हो जाए, उसकी कन्वीनियंस बन जाए, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, जो ऑर्गेनिज्म क्या ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज क्या कहलाता है, वो टेक्सा कहलाता है। द साइंटिफिक नेम जैसे कि अब हम राइस, कैट, मैमल्स, डॉग्स, इन सबको अपनी अपनी फैमिली में रखते हैं, ठीक है, अपनी अपनी उसमें रखते हैं, कन्वीनियंट की कैटेगरी में रखते हैं, तो क्या हो गया, इनको कन्वे साइंटिफिक टर्म फॉर यूज फॉर दिस कैटेगरीज, द साइंटिफिक टर्म विच आर यूज फॉर दिस कैटेगरीज आर नोन एज टेक्सा। अब टेक्सोनॉमी क्या हो गई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है। लेकिन जो ब्रांच हो गई, एक डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद किसके, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तीन चीज़ों से जो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अगर कहीं टेक्सोनॉमी पूछी जाए तो कैसे करके आप बताएंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इज नोन एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। और जो इस टेक्सोनॉमी को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो अगर टेक्सोनॉमी आ गया तो वो क्या होता है, टेक्सा क्या होता है, समझ आ गया। टेक्सा क्या होता है, जो हम एक कैटेगरी को एक कैटेगरी में रख रहे हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर ईच कैटेगरी, द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज आर कॉल्ड एज टेक्सा, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ या द साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन नॉर्म, ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। The science that deals with the identification, nomenclature, classification is known as taxonomy, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि ये हो गया टेक्सोनॉमी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल रूल फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रूल क्या है, 4 यूनिवर्सल रूल है क्लासिफिकेशन के, ठीक है। पहला यूनिवर्सल रूल क्या है कि द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये बात याद रखना, जो बायोलॉजिकल नेम है ये तो बिल्कुल रट लेना चाहिए आपको। क्या, एक तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और यूनिवर्सल रूल, ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, आपकी फिंगर्स पे होने चाहिए। कोई कभी भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। और खासकर ये वाला क्वेश्चन की रूल्स फॉर यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, तो क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन लैटिन, जनरली इन लैटिन, लैटिन में होते हैं लेकिन लिखे काय में जाते हैं, एंड रिटन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम इज नोन एज जीनस एंड द सेकेंड नेम इज नोन एज स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। जब लिखे जाएं तो नीचे अंडरलाइन होना चाहिए इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये बताने के लिए कि ये लैटिन ओरिजिन से।
फोर्थ पॉइंट क्या है, जब जीनस का नाम लिखा जाए तो हमेशा जो जीनस का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल रहेगा, लेकिन स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। पहला हो गया कि जो बायोलॉजिकल नेम लिखे जाएं वो लैटिन में हो, अगर रिटन में है तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। पहला नाम जीनस बताता है, दूसरा स्पीशीज बताता है, तो नाम लिखे जाते हैं। जो जीनस और बोटानिकल नेम है जीनस और स्पीशीज़ के लिए वो सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट नेम होता है डिनोट करता है जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और जो स्पीशीज़ का नेम होता है वो स्मॉल लेटर से, ठीक है। उसके बाद है टेक्सोनॉमी हो चुका है, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो द वर्ड सिस्टमैटिक इज राइट फ्रॉम द लैटिन नेम सिस्टमा, ठीक है। The word systema is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, क्या है सिस्टमा, सिस्टमैटिक्स की अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक जो है वो क्या करता है, टेक्स प्लेस इनटू द अकाउंट एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमैटिक, ठीक है। टेक्सोनॉमी हम बता चुके हैं। एक और है टेक्सोनॉमी की, अगर टेक्सोनॉमिक द प्रोसेस एंड इवोल्यूशन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी। द कैरेक्टरिस्टिक ये मैं बता चुकी हूँ, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टेक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अब बारी आ गई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। द कैटेगरीज इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, इट इज नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है कि जो टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची क्या है, जो ऑल सारी कैटेगरियों को कंसिस्ट करती है, क्या कंसिस्ट करती है, कंस्टिट्यूट करती है टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची। तो ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टेक्सॉन और टेक्सा। तो ये हम बता चुके हैं पहले, टेक्सा और टेक्सॉन हो चुका। उसके बाद क्या है टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज ये होते हैं, ठीक है। इसमें एरो ऊपर की तरफ लगता है, यानी कि पहले स्पीशीज से जीनस की तरफ गए, जीनस से फैमिली पे ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीजन, फाइलम प्लांट्स के लिए, डिवीजन एनिमल्स के लिए ऑफ ए किंगडम, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बता देते, थोड़ा सा बताना, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। किंगडम, अगर हम किंगडम हियरार्ची एक एग्जांपल लेके बात करें, या किंगडम बताया गया है थोड़ा सा, जैसे ये टेबल दे रखी है ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। आई थिंक ये पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है, ये सब पढ़ा भी है, 9th क्लास में आता है तो ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म विद टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, तो इसमें क्या है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, ये 4 कॉमन नेम दे रखे हैं। बायोलॉजिकल नेम दे रखा है मैन का होमो सैपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनेडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया और फाइलम और डिवीजन क्या है कॉर्डेटा। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो बोटैनिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मिस्कोडिया, ठीक है, ऑर्डर है डिप्टेरिया, ठीक है, क्लास है इंसेक्टिका और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, या डिवीजन है आर्थ्रोपोडा। फिर है मैंगो, बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस है मैग्नीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएशी, ठीक, एनाकार्डिएशी, ऑर्डर है सेपेंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडन और फाइलम और डिवीजन है एंजियोस्पर्मिया, ठीक है। वीट की अगर हम बात करें तो वीट है ट्राइकम
एस आइटम, जीनस है ट्राइकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, ठीक है, क्लास है मोनोकोटिलिडन और फाइलम और डिवीजन है एंजियोस्पर्मिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेक्सोनॉमिकल एड की, अब बारी आ गई टेक्सोनॉमिकल एड की। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, यही सब लिख के आना है, हर किसी में यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बात है टेक्सोनॉमिकल एड की। तो क्या है टेक्सोनॉमिकल एड? तो टेक्सोनॉमिकल एड है कि ऑल दोज कलेक्शन ऑफ एक्चुअल लाइव स्पेसिमेन और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ अ स्पेशीज इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है। जहाँ पर हम किसी भी स्पीशीज़ को, एक्चुअल लाइफ स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट को या एनिमल को या किसी अदर चीज़ को जो हम क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, वो क्या कहलाती हैं। और जो हमें काय के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए या ये जानने के लिए कि ये पहले थे, उसके लिए यूज़ कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है, क्या क्या? पहला हो गया हर्बेरियम, दूसरा बोटैनिकल गार्डन्स, तीसरा म्यूजियम, चौथा जूलॉजिकल पार्क्स और कीज, ठीक है। अब ये लास्ट चल रहा है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक शीट टाइप की होती है, ठीक है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट और स्पीशीज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी प्लांट को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, उसे प्रेस्ड मतलब दबाएंगे और प्रिजर्व कर देंगे एक शीट के ऊपर। दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, मतलब उनका फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनका काम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। हर्बेरियम शीट्स की जो साइज़ होता है वो 41/23 होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम शीट्स का साइज़ क्या होता है कि 41/23 होता है हर्बेरियम का साइज। उसके बाद हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी आ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, उस पर डेट भी होती है, प्लेस भी होता है, इंग्लिश नेम, बोटैनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, हर्बेरिया also serve as quick referable system in taxonomical studies। उसके बाद है बोटैनिकल गार्डन्स, ठीक है। अब आगे बोटैनिकल गार्डन्स, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जो लिविंग प्लांट्स को सेव करके रखते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए किए जाते हैं। हर प्लांट्स में क्या होता है, एक नाम लिख दिया जाता है कि उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली लिख दी जाती है। उसके बाद कुछ बोटैनिकल गार्डन्स हैं, कौन कौन से हैं? क्यू इन इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हार्वर्ड इंडिया, ये इंडिया में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, कहाँ है? इंडिया में है। उसके बाद हम म्यूजियम्स पे आ गए। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोटैनिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज schools or colleges. Museums have collections of preserved plants and animals species for the study and reference. Specimens are preserved in the container or the jars in the preservative solution known as formalin। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्पीशीज़ को या किसी प्लांट को हम कैसे सेव करके रखते हैं, किसी एनिमल या प्लांट को हम एक सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स काय में होंगे, ये तो स्पेसिमेंट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, हम उसे कलेक्ट करेंगे, किल कर देंगे और पिनिंग, उसको पिन करके लगाएंगे, ठीक है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, जो बड़े एनिमल्स होते हैं या मैमल्स होते हैं उन्हें हम स्टफ्ड करते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल, म्यूजियम्स में जैसे डायनासोर्स के स्केलेटन होते हैं, ये सब भी यहाँ पे मिले जाते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स, अब जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं भाई, यहाँ पे दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्टेड इन द एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, ठीक है। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, इन्हें वही कंडीशन दी जाती हैं जो नॉर्मली
उनको चाहिए होती है, जंगल वालों को जंगल की और वैसे वालों को वैसे की, ठीक है। अब अगर की बात करें तो की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। की क्या है, एक ऐसा अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स की, कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कीज किस पे बेस्ड होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, कि इनके करेक्टर एक जैसे हैं, उसको क्या कहते हैं, कपलेट्स कहते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, कपलेट्स क्या होते हैं। तो कपलेट्स क्या होते हैं कि जो की में बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गिवन इन अ पेयर, ये कहलाते हैं कपलेट। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लेट एंड सेपरेट कीज आर नीडेड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सच फैमिलीज, जीनस एंड स्पीसीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, कीज आर जनरली इन एनालिटिक इन नेचर, ठीक है, नेचर्स में होते हैं। उसके बाद एक आ जाती है flora containing the actual account of habitat and distributions of plants of given area. These provide the index to the plant species found in particular area. Manuals are usually in the provided information for identification of name of species found in area. और मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक टेक्सन की, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या हो गया, पता चल गया। फ्लोरा क्या होती है, जहाँ एक्चुअल हैबिटेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स होता है। फौना क्या होता है, जहाँ एक्चुअल हैबिटेट होता है और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल का होता है। उसके बाद मैनुअल्स का होते हैं, मैनुअल्स वो होते हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कराते हैं, प्रोवाइडेड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सन, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।